हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग आरटीपी मे 25 का केस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों इस पूरे एमसीक्यू सीरीज में, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड एमसीक्यू है, यानी सारे चैप्टर के कंसेप्ट इसमें मिक्स। काफ़ी बड़ी केस स्टडी दी हुई है। पहले केस स्टडी को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। एक एक लाइन का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा क्विकली करेंगे दोस्तों। मिस्टर लिंडे इज अ जर्मन नेशनल who came to India again on 1st अप्रैल 2024। तो एक जर्मन नेशनल है मिस्टर लिंडे, यही हमारे पूरी कहानी का हीरो है। ये 1 अप्रैल 2024 को इंडिया आया। आगे की कहानी पढ़ते हैं। ही रिप्रेजेंट्स हिज कंपनी एंड वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया एज वेल। वो एक कंपनी में काम करता है और साथ में इंडिया में बिजनेस चालू करना चाहता है। हिज कंपनी एक्सपर्टाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स। जिस कंपनी में वो काम करता है वो कंपनी मशीन्स बनाने में इंगेज्ड है। रिसेंटली लॉन्च्ड मेक इन इंडिया मूवमेंट हैज मोटिवेटेड मिस्टर लिंडे and he thinks that this might be the perfect opportunity for his company to establish his company in India। तो उसको लगा कि इंडिया में मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चालू हुआ है अभी, इसकी वजह से वो इंडिया में बिजनेस शुरू करे। ये बिल्कुल भी पूरी लाइन यूजलेस है, पैराग्राफ पूरी। मिस्टर लिंडे केम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 12। ये एक बात नोटिस करना, ये 1 अप्रैल 24 को अगेन आया इंडिया में, राइट। इसका मतलब है ये पहले भी इंडिया आया था। तो 12 साल पहले ये लास्ट लिखा है, लास्ट ही केम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 12। अब ये एक स्टोरी फ्लैशबैक की चालू हो रही है कि जब वो 1 अप्रैल 12 को आया था तब क्या क्या हुआ था। ही परचेज्ड अ लैंड फॉर 50 lakhs। ही कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग बाय स्पेंडिंग 16 lakhs। तो थोड़ा हिसाब रखते जाइएगा। 50 लाख की लैंड, 16 लाख की बिल्डिंग। आफ्टर दैट ही ओपनड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन दैट बिल्डिंग। उस बिल्डिंग में कंपनी चालू की थी उसने। ही स्पेंड अनदर 2,80,000 फॉर दिस। 2,80,000 उस बिल्डिंग कंपनी चालू करने में लग गए। ही ऑल्सो एम्प्लॉयड 3 people फॉर सर्वे एंड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इंडियन कस्टमर्स, एंड देन ही स्पेंड 1.5 लाख रुपए इन द सैलरीज। तो लैंड खरीदा, बिल्डिंग बनाया, फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और फिर सर्वे कराया, उस पर 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया। उसके बाद क्या हुआ? ही वॉज डिसअपॉइंटेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केट हु वर इम्पोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम चाइना बैक देन। तो 2012 में ये स्थिति थी कि सारे के सारे कस्टमर्स जो थे चाइना से गुड्स इंपोर्ट करते थे, और इसलिए मिस्टर लिंडे का एक्सपीरियंस खराब था इंडिया में। ही क्लोज्ड द ऑफिस एंड वेंट बैक टू जर्मनी। ऑल दिस ईयर्स द ऑफिस वॉज क्लोज्ड। तो पूरे 12 साल ऑफिस बंद पड़ी थी। एंड ओनली एन अमाउंट ऑफ 12,500 पर मंथ वॉज पेड टू द गार्ड एंड प्रॉपर्टी टैक्स वॉज ऑल्सो पेड। तो इन 12 सालों में 12,500 पर मंथ एक सिक्योरिटी गार्ड को देते थे, और साथ में प्रॉपर्टी टैक्स भी 18,000 पर एनम पे करते थे, पर एनम पर ईयर। 12 साल तक ये कॉस्ट चालू थे। नाउ व्हेन मिस्टर लिंडे इज बैक, अब ये 2024 में वापस आया है। ही ओपन्स द ऑफिस एंड स्टार्ट्स टू प्लान ऑन हाउ दिस टाइम ही विल कैप्चर द इंडियन मार्केट। तो इसने हिम्मत नहीं हारी, 2024 में अपने ऑपरेशंस को रीस्टार्ट किया और ये इंडियन मार्केट पे अब कैप्चर करना चाहता है। एक्सपेंसेस स्टार्टेड टू इंकर एज सून एज द ऑफिस ओपन। तो जैसे ही ऑफिस खुला ना, तो अब खर्चे लगना चालू हो जाएंगे। पहले सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का और प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा लग रहा था, बट अब स्टाफ सैलरी 2.5 लाख पर मंथ लगना चालू हो गई। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 50,000 पर मंथ लगना चालू हो गया। सिक्योरिटी स्टाफ का खर्चा 15,000 रुपए पर मंथ लगना चालू हो गया। देखो, गार्ड अलग है और सिक्योरिटी स्टाफ अलग है। हाँ, गार्ड अलग है और ये सिक्योरिटी स्टाफ अलग है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा पेशेंस रखना, हाँ प्लीज, पूरी स्टडी क्वेश्चन को।
सीधा 10 नंबर का आता है, क्योंकि मिस्टर लिंडे प्लान्स टू परचेज अ लैंड इन मानेसर विच विल बी यूज्ड फॉर द फैक्ट्री। तो अब मानेसर जो कि गुड़गांव में है, दिल्ली के पास, वहां पे ये एक लैंड परचेज करना चाहता है और वहां पे फैक्ट्री बनाना चाहता है। आफ्टर अ सर्च ही फाउंड अप्रोप्रिएट लैंड एंड ही परचेज द लैंड फॉर 1.5 करोड़। तो 150 लाख की लैंड परचेज की इसने गुड़गांव में। ही हैंडेड ओवर द लैंड टू अ एसपीवी कंपनी ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टू बिल्ड अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी फॉर देयर फैक्ट्री। तो लैंड को उसने हैंडओवर कर दिया एक कंपनी को और बोला कि मेरे को इसमें फैक्ट्री बना के दो। फैक्ट्री विल बी बिल्ट इन 2 years एंड दे विल स्पेंड 85 लाख ईच ईयर फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। तो फैक्ट्री बनाने में 85 लाख इंटू 2 years का खर्चा आने वाला है। ये फैक्ट्री का खर्चा आएगा 1,70,00,000 रुपए। लिंडे बैक इन नोएडा ऑफिस मेड 3 डिपार्टमेंट्स। तो जहां पे लिंडे की ऑफिस थी ना, जो 12 साल से खुली हुई थी, वो नोएडा ऑफिस थी, नोएडा ऑफिस। वो वहां पे 3 डिपार्टमेंट बना दिया, ऑफिस, सेल्स और अकाउंट्स। एक्सपेंसेस फॉर these 3 डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट फॉर सैलरीज आर एक्सपेक्टेड टू बी, ऑफिस वाले पे 95,000, सेल्स वाले पे 1,12,000, अकाउंट्स वाले पे 88,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफिस ओवरहेड, ये वाले की बात चल रही है, आर टू बी बाइफरकेटेड इनटू these departments on the basis of their individual spending ratio। देखते हैं आगे क्या होता है। टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड इन जर्मनी, क्योंकि आपको याद होगा ये जर्मनी से बेस्ड है, बट एट प्रेजेंट इट्स एग्जीक्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड, देयरफॉर दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपर्ट एज ऑफ नाउ, एंड ऑल्सो बिकॉज द फैक्ट्री इज नॉट रेडी। देखते हैं इसका क्या यूज होगा। टेक्नोलॉजी वहां डेवलप होती है पर अभी फैक्ट्री रेडी नहीं है, तो उसका कोई यूज नहीं है। मिस्टर लिंडे बीइंग द ओनली पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिज कंपनी and lone German in the Indian office feels difficult to manage everything as he finds Indian corporate environment very challenging। अब ये पर्सनल दुख चालू हो गए कि मिस्टर लिंडे को बिजनेस करने में तकलीफ हो रही है इंडिया में। He asked his company to deploy another German manager to India। उसने जर्मन अपनी कंपनी को बोला जर्मनी में कि एक और मैनेजर भेजिए इंडिया में मेरे साथ। This will cost the company additional 2 million Indian national rupees per year to relocate this additional manager in India। तो इसका एक फिगर आया कि जो अनदर मैनेजर है, अनदर मैनेजर के ऊपर कंपनी का खर्चा आएगा 2 मिलियन यानी 20 lakhs पर एनम, रुपीज 20 लाख पर एनम का कंपनी को खर्चा आएगा। द जर्मन मैनेजमेंट इज डिवाइडेड ऑन दिस डिसीजन। उन लोग ये डिसीजन लेने में कंफ्यूज है थोड़ा। The ones who disagree say that Mr. Linde is competent enough to run a small extension of our company in India। जो लोग दूसरे व्यक्ति को भेजने के पक्ष में नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मिस्टर लिंडे इनफ है। We will allocate more resources to Indian subsidiary when actual operations will start। Till then everything can be managed by Mr. Linde alone। लोग बोल रहे हैं कि जब तक फैक्ट्री चालू नहीं होती तब तक मिस्टर लिंडे ही सफिशिएंट है काम करने के लिए। Indian company is itself a cost center and we are already paying him 35 लाख रुपीस पर एनम। तो मिस्टर लिंडे को 35 लाख रुपीस पर एनम की ऑलरेडी सैलरी दी जा रही है। देयरफॉर वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट अंटिल इट स्टार्ट्स जनरेटिंग रेवेन्यू। तो इस कारण से मिस्टर लिंडे की रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पा रही है। नाउ लिंडे हैज अनदर अपॉर्चुनिटी टू रीलोकेट द हेड ऑफिस ऑल्सो टू मानेसर। मिस्टर लिंडे सोच रहे हैं कि नोएडा की जो अपनी हेड ऑफिस है उसको मानेसर शिफ्ट कर सकते हैं, वेयर द फैक्ट्री बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। तो जहां पे फैक्ट्री बन रही है वहीं पे ऑफिस हो जाएगी तो अच्छा होगा। द डिस्टेंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री विल रिड्यूस ग्रेटली विच विल बी हाईली बेनिफिशियल व्हेन द फैक्ट्री विल बिकम ऑपरेटिव। तो ये बोल रहा है कि हम लोग अपनी हेड ऑफिस को फैक्ट्री के पास ले जाते हैं, इससे खर्चे बचेंगे। ही विल हैव टू सेल द ऑफिस इन नोएडा विच विल बी सोल्ड एट 2.5 करोड़ रुपए। तो जो नोएडा ऑफिस है वो 2.5 करोड़ में बिक सकती है। एंड परचेज अ रेडीमेड बिल्डिंग इन मानेसर फॉर 3.75 करोड़। तो
तो 3.75 करोड़ की एक न्यू बिल्डिंग खरीदी जा सकती है। इसके ऊपर पीछे क्वेश्चन है, दिस न्यू बिल्डिंग विल हैव लार्जर स्पेस वगैरह वगैरह। ये कोई काम की लाइन नहीं है, ये परफेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद लिखा है कि एक्सपेंसेस इन द न्यू बिल्डिंग आर टू बी। अब ये जो न्यू बिल्डिंग बन जाएगी उसमें 3 लाख पर मंथ की सैलरी स्टाफ को देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 80,000 पर मंथ होगा, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 30,000 रुपये होगी। ये सब खर्चे हम लोग वहां पे भी बियर करते थे, कुछ फिगर ऊपर नीचे करके, नोएडा में भी बियर करते थे, मानेसर में अलग फिगर्स लिखे। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन नोएडा इज 2.25 करोड़ एंड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 12.5%। तो दोस्तों याद रखिए कि ये बिल्डिंग जो थी अपनी 3.5 करोड़ में सेल होने वाली है और इसका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2.25 करोड़ है। तो 1.25 करोड़ का कैपिटल गेन होगा, 1.25 करोड़ पे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये भी बात ध्यान रखना। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। आप कहानी खत्म हो गई है। पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट अवॉइडेबल कॉस्ट टिल द फैक्ट्री बिकम्स ऑपरेटिव एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो हिंदी में मतलब है कि जब तक फैक्ट्री चालू नहीं होती तब तक हम कौन सा खर्चा बचा सकते हैं। पूरे केस सिनारियो में पढ़ के कौन सा खर्चा हम बचा सकते हैं। तो याद है पूरी स्टोरी में एक बात लिखी थी कि ये मिस्टर लिंडे जर्मनी फ़ोन करके कह रहा था कि एक और मैनेजर को भेजो, तो सामने वाले कंपनी वाले कह रहे थे कि नहीं हम नहीं भेजेंगे जब तक फैक्ट्री चालू नहीं होती, क्योंकि उसको भेजने से 20 लाख पर एनम का एक नया खर्चा चालू हो जाएगा और ये खर्चा हम अवॉइड कर सकते हैं जब तक प्लांट ऑपरेटिव नहीं होता। तो अवॉइडेबल कॉस्ट वही है, बाकी जितने भी खर्चे हैं ना वो अवॉइडेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल है। तो इसका आंसर 20 लाख पर एनम के हिसाब से, और आपको याद होगा कि 2 साल बाद फैक्ट्री चालू होने वाली थी, तो हम लोग ये खर्चा बचा सकते हैं अपना 20 लाख पर एनम इंटू 2 ईयर्स। तो आंसर है 40 लाख रुपए। ये आंसर है दोस्तों पहले पार्ट। एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट में कि इस पूरे केस सिनारियो में संक कॉस्ट कितना था और शट डाउन कॉस्ट कितना था। देखिए दोस्तों, संक कॉस्ट उसको बोलते हैं जो पास्ट में इंकर हुआ हो, पास्ट हिस्ट्री में जो इंकर हुआ हो और जिसका हमको अब कोई आउटपुट नहीं मिल सकता। तो इस क्वेश्चन में 2012 में कुछ खर्चे हुए थे, याद करो, क्योंकि जब हम लोग 2024 में बैठे होंगे तो हम लोग सोचेंगे कि 2012 में जो खर्चे हुए थे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट थे, वो इररिकवरेबल है। तो जो खर्चे पास्ट में लगते हैं बहुत पुराने, उसको संक कॉस्ट कहते हैं, जो रिकवर नहीं हो सकते। तो 2012 के जो कॉस्ट लगे थे ना उसको संक कॉस्ट बोलेंगे बेटा। तो अपनी केस सिनारियो में आइए, याद करो 2012 में लैंड खरीदे थे 50 लाख का, बिल्डिंग बनाए थे उस पर 16 लाख की, 2,80,000 रुपए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में खर्चा आया था और 1.5 लाख रुपए सर्वे पे खर्चा आया था। इन सब का जो सम होगा ना वो होगा बेटा 70,30,000 रुपए। 70,30,000 रुपए। ये 70,30,000 जो है ना ये संक कॉस्ट है। और शट डाउन कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हमको प्लांट बंद करने के बाद भी, हेड ऑफिस बंद करने के बाद भी कंटिन्यू टू इंकर थे, उसको शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। तो जो 12 ईयर्स तक, जो 12 ईयर्स तक कॉस्ट लगे थे, जब पूरा ऑपरेशन बंद था, मिस्टर लिंडे जर्मनी में था तो भी इंडिया में जो खर्चे चालू थे ना बेचारे के, उसको शट डाउन कॉस्ट बोलते। तो आपको याद होगा पैसेज में कि जब वो चले भी गया था ना तो भी उसके दो खर्चे लग रहे थे, एक ये 12,500 पर मंथ और एक 18,000 पर एनम। एक था गार्ड का खर्चा और एक था प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा। तो इसका अगर आप सम देखेंगे ना पूरे 12 साल में कितना लगा, तो 12,500 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 12 ईयर्स और साथ में 18,000 पर एनम इंटू 12 ईयर्स। ये दोनों को कर देंगे ना सम, तो 20,16,000 ये होता है। तो ये ये शटडाउन कॉस्ट है और ये संक कॉस्ट है। इन दोनों का सम होता है 90,46,000। तो ये सेकेंड पार्ट का सही।
ये दोस्तों पार्ट 3 पढ़ते हैं। पार्ट 3 बोल रहा है व्हाट इज द टोटल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट फॉर कंपनी इन नोएडा ब्रांच आफ्टर फैक्ट्री लैंड इन मानेसर इज परचेस्ड टिल फैक्ट्री ऑपरेशन बिगिंस। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी मानेसर में लैंड खरीदने के बाद, मानेसर में लैंड खरीदने के बाद वहां से लेके जब तक फैक्ट्री चालू होगी, इसके बीच का गैप याद करिए 2 साल है। तो इस 2 साल में कंपनी का क्या क्या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होगा लैंड खरीदने के बाद, यानी लैंड को शामिल नहीं कर सकते। तो बेटा 2 साल तक कंपनी को कौन कौन से खर्चे बियर करने हैं वो आपको दिखाता हूं। आइए प्लीज अपना सजेस्टेड आंसर आरटीपी में खोल के रखिएगा, बहुत सारे फिगर्स है क्योंकि। तो 2 साल तक बेटा जब ये कंपनी ऑपरेट करेगी ना, तो नोएडा ब्रांच से ऑपरेट करेगी, तो उन 2 साल में ये वाला खर्चा, ये तीनों खर्चे लगेंगे इनके 2.5 लाख पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 2 ईयर्स, कैलकुलेट करते जाना। ये हो जाएगा आपका 60 लाख रुपए। फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा लगेगा 50,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 2 ईयर्स, ये वाला खर्चा लगेगा, ये 12 लाख रुपए हो जाएगा। सिक्योरिटी स्टाफ का खर्चा लगेगा 15,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 2 ईयर्स, ये वाला खर्चा 3,60,000 लगेगा। 2 साल तक नोएडा ब्रांच के ये खर्चे लगेंगे। लैंड खरीदने के बाद के खर्चे लेने हैं, तो लैंड अपन ने 1.5 करोड़ की खरीदी है, उसको नहीं लेंगे बेटा। उसके बाद ये अपने को 85 लाख पर एनम देना पड़ेगा आर्किटेक्ट को बिल्डिंग बनाने के लिए। तो 85 लाख इंटू 2, 1,70,00,000 ये भी खर्चा लगेगा। और याद करो जब नोएडा ऑफिस चल रही थी 2 साल के लिए, तो लिंडे ने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट बनाए थे, तो उसमें जो खर्चे लगने वाले थे, तो 95,000 इंटू 2 ईयर्स ये भी लगेगा। और सेल्स मार्केटिंग का भी इंटू 2 ईयर्स ये खर्चा लगेगा, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी इंटू 2 ईयर्स ये खर्चा लगेगा। तो ये तीनों भी लगेंगे, और ऊपर के जो मैं ये 4 खर्चे बताए हूँ ये भी लगेंगे। और साथ में दोस्तों भूलना नहीं है कि मिस्टर लिंडे की भी तो सैलरी कंपनी को देनी है ना। तो लिंडे की सैलरी है 35 लाख पर एनम, वो भी तो 2 साल के लिए देनी पड़ेगी। इन सब का अगर आप सम करोगे, पीछे सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है, तो वो 3,21,50,000 आएगा बेटा। तो ये कंसेप्ट है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस वाले का, ये इस कंसेप्ट। आगे, व्हाट विल बी द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस incurred in relocation of head office to मानेसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस incurred in relocation of head office to मानेसर, यानी मानेसर में हेड ऑफिस बनाने के टाइम पे जेब से कितना पैसा लगा होगा। तो इसका कंसेप्चुअल आंसर है कि उस हेड ऑफिस की जो कॉस्ट है 3,75,00,000, ये तो रहेगी माइनस हमको नोएडा ऑफिस को बेचकर जो सेल प्रोसीड्स मिली होगी वो इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो है हमारे जेब से कितना लगा। तो दोस्तों 3,75,00,000 अपने को नया हेड ऑफिस खरीदने में लगा, और जो नोएडा ऑफिस है ना बेटा, वो 2.5 करोड़ में सेल हो गया था हमारा। बट आपको याद होगा कि उसमें टैक्स भी लगने वाला है, ये वाला डेटा दिया हुआ है, ये वाला देखो, ये बेचे अपन 2,50,00,000 में, और इसकी इंडेक्स कॉस्ट 2.25 करोड़ थी। तो टैक्स लगेगा, टैक्स कितना लगेगा 2.5 करोड़ माइनस 2.25 करोड़, ये हमारा कैपिटल गेन है 25 लाख का, इस पे 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको काट कर आपको जो हाथ में पैसे आएंगे ना, वो 2,46,87,500 आएंगे। तो ये सेल प्रोसीड्स है, ठीक है। और आपकी नई ऑफिस है 3,75,00,000 की, तो नेट ऑफ करने के बाद 1,28,12,500 जेब से नए लग गए नई बिल्डिंग खरीदने के टाइम या नई ऑफिस बनाने के लिए। कहाँ पे? मानेसर। लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है कि नोएडा ऑफिस, यानी कि पुरानी ऑफिस, उसमें अगर हमने 31 मार्च 25 तक की सैलरी पे कर दी थी, तो 1 अक्टूबर
24 को कितनी सैलरी अनएक्सपायर्ड है? यानी 1 अक्टूबर 24 को अगर हम खड़े होकर सोचें कि हमने तो पूरी साल की सैलरी पे कर दी थी, तो बैलेंस 6 मंथ्स की कितनी सैलरी प्रीपेड चल रही है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो एक बार नोएडा वाली सैलरीज पे आएंगे दोस्तों। नोएडा वाली सैलरीज थी, एक सैलरी टू स्टाफ है 2.5 लाख रुपए पर मंथ, तो 2.5 लाख पर मंथ है, तो अभी अक्टूबर से लेके मार्च होते हैं 6 मंथ्स, तो ये अनएक्सपायर्ड है या प्रीपेड है मान लो। सैलरी की बात चल रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाटर की बात नहीं चल रही है। और सिक्योरिटी स्टाफ की सैलरी है 15,000 पर मंथ, तो 15,000 पर मंथ के हिसाब से आखिरी के और 6 महीने की ये भी अनएक्सपायर्ड होगी। और मिस्टर लिंडे भी एक कर्मचारी था, उसको भी हमने 35 लाख पूरा साल भर का दे दिया होगा, ऐसा मानेंगे क्योंकि कंपनी ने पूरा 31 मार्च तक का पेमेंट कर दिया है। तो 1 अक्टूबर को कितना हमको अनएक्सपायर्ड दिखेगा, तो उसकी भी डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ सैलरी पता चल जाएगी, और बाकी 6 मंथ्स की अनएक्सपायर्ड होगी, तो ये तीनों का सम अनएक्सपायर्ड सैलरी होगी। 33,40,000 आंसर आएगा इसका, करके देख लीजिएगा। तो ये आंसर, वेरी बिग केस सिनारियो दिस इज। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। जो केस सिनारियो 2 है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है, बट ये एक नॉर्मल क्वेश्चन जो बड़ा सा हम लोग बनाते हैं ना क्लास में, उसी के जैसा है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बनाने के बाद आपको इस क्वेश्चन में तकलीफ नहीं जाएगी, तो आप फास्ट पढ़ूंगा। होम मार्ट एक होम इम्प्रूवमेंट अप्लायंस की कंपनी है, यानी समझ लीजिए वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, ये सब बनाती है। द सेल इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, करेंट ईयर ऑल्सो द सेल्स रीच ट्रिपल द लास्ट ईयर। ठीक है। The reason being company has good customer support where it provides after sales assistance over phone for items sold। तो ये कंपनी कस्टमर को सर्विस बहुत अच्छी देती है, इसीलिए इनकी इतनी अच्छी सेल्स है। दो इट कॉस्ट 1 रुपीज पर आइटम सोल्ड टू द कंपनी, but it enhanced to 49 lakh 15,200 last year, making it a huge impact on total support cost। तो ये जो सेल्स असिस्टेंस है ना, सेल्स असिस्टेंस पे कंपनी का 49 लाख 15,200 ओवरहेड लग गया। एक आइटम पे 1 रुपए लगता है, पर टोटल मिलाकर 49 लाख 15,200 लग गया कंपनी। उसके कारण कंपनी का सपोर्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड कॉस्ट बहुत बढ़ गया। ऑल द कंपनीज अप्लायंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 प्रोडक्ट लाइंस। तो ये कंपनी के 3 प्रोडक्ट है, फैंस, होम डेकोर और फर्नीचर। ड्यूरिंग द करेंट ईयर तीनों टाइप के प्रोडक्ट की सेल्स दे दी है, तीनों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया है। आपको बताया हूं क्लास में कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं, और ग्रॉस मार्जिन में से ओवरहेड जब माइनस होता है, जब ग्रॉस मार्जिन में से ओवरहेड माइनस होता है तो उसको ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं बेटा, ये याद रखना। इन बिजनेस देयर इज अ सेइंग दैट द पैकेजिंग सेल्स द प्रोडक्ट द फर्स्ट टाइम, बट व्हाट्स इनसाइड सेल्स द प्रोडक्ट सेकेंड टाइम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि आप पैकिंग के बेसिस पर एक ही बार सामान बेच सकते हो, बट अगली बार जो प्रोडक्ट बिकेगा वो अपनी क्वालिटी के बेसिस पे बिकेगा। Following this saying, the company has a policy of taking back the cartons of the product sold relating to fancy fans to reduce the packaging cost। कंपनी बड़ी विचित्र चीज करती है, जो पंखे बेचने के समय कार्टून साथ में दिया जाता है वो कार्टून कंपनी वापस ले लेती है और उसी कार्टून को आगे यूज करती है, इससे कंपनी का कार्टून का खर्चा बचता है। However, for smooth returning of cartoons, the company has to incur carrier cost on its own, which is 5,76,000 for current year, and allocating the same directly to the said product। तो कार्टून वापस लेने के लिए कंपनी को 5,76,000 रुपीज का खर्चा आ जाता है रिटर्निंग के लिए।
सम अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट लाइन इज प्रोवाइडेड बिलो। अब ये तीनों के जो इस पांचों डेटा दिए हुए हैं ना, चारों डेटा, ये पक्का कॉस्ट ड्राइवर बनने वाले होंगे बेटा। चारों की आइटम सोल्ड दिए हैं, नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स प्लेस्ड है, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग दिया हुआ है। तो एक एक्टिविटी है डिलीवरी, इसका कॉस्ट ड्राइवर है 6300 डिलीवरीज, ओवरहेड है 1,21 करोड़ के आसपास, और नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, ये वाला जो डेटा है ना, स्टार कर रहा हूँ ये वाला डेटा, ये इसका कॉस्ट एलोकेशन बेस है, यानी कॉस्ट ड्राइवर है। और अगर आप इन तीनों को सम करोगे ना तो ये 6300 ही आएगा, और ये इसका कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम है। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए आप पहले इसको डिवाइडेड बाय ये करोगे, तो ये कर लीजिएगा साथ साथ, ये 1920 रुपीज़ पर डिलीवरी आ रहा होगा, और फिर इंटू 600, 1920, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो एक एक प्रोडक्ट का डिलीवरी रिलेटेड कॉस्ट आ जाएगा। ऑर्डरिंग एक एक्टिविटी है, उसका खर्चा 74,88,000 है, सब मिला के 3120 परचेज ऑर्डर्स हैं। ये रहे परचेज ऑर्डर्स, इनका सम करोगे तो ये 3120 ही होंगे। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लीजिए बेटा, ये 2400 रुपीज़ आ रहा होगा, और अब आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स का 2400 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपका सारे प्रोडक्ट का ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग, ये 1080, 10,800 और 5400 को प्लस करोगे ना, तो ये 17,280 घंटे आ जाएगा। शेल्फ स्टॉकिंग पे कंपनी का खर्चा हुआ है 82,94,400, उसको 17,280 से डिवाइड कर लीजिएगा, 480 रुपीज़ पर आवर आंसर आ जाएगा। तो ये सारे जो आवर्स है ना, इन सबको 480 से मल्टीप्लाई करने पर आपका इस एक्टिविटी का ओवरहेड आ जाएगा। तीन ही एक्टिविटी है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, पहला निकालिए द टोटल सपोर्ट कॉस्ट एंड इट्स परसेंटेज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन। टोटल सपोर्ट कॉस्ट का मतलब टोटल ओवरहेड। तो ये जो जिसको मैं भी रेड से मार्क करूंगा ना, इन तीनों का सम निकालना है बस आपको। सपोर्ट कॉस्ट ये है बेटा, ये 1, 2 और ये 3। कैलकुलेटर में कर लीजिएगा दोस्तों। वन 120.96 प्लस 74.88 प्लस 82.944। ये तीनों के अलावा एक और दो और खर्चे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो अदर ओवरहेड्स है, ये तो है ही, ये तो तीनों है ही। दो ओवरहेड और लगने वाले हैं जो बहुत स्पेसिफिक है, वो बहुत बड़ा हिडन पॉइंट था। याद करो, कंपनी को अपने फैंस वापस मंगाने में 5,76,000 खर्चा आता था, तो इसको भी सर्कल कर रहा हूँ, ये भी एक सपोर्ट कॉस्ट है। ये पूरा का पूरा फैंस वाले को बियर करना पड़ेगा। याद है अपनी बुक में एक क्वेश्चन होता था, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न, वो वाला पॉइंट इसमें। तो कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में जाता था, ये वही है। एक ये भी खर्चा लगेगा, और एक खर्चा और बता रहा हूँ, ये जो 49,15,200 जो कंपनी का लगता था ना, ये लाइन आइटम्स को कस्टमर सपोर्ट के लिए, तो ये 49,15,200 भी आपको जोड़ना है, 5,76,000 भी जोड़ना है। ये सब जोड़ के सपोर्ट कॉस्ट होगा। 5 आइटम सपोर्ट कॉस्ट होंगे। ये 49,15,200 पर वन आइटम सोल्ड है। अच्छा, पर वन आइटम सोल्ड है ये, पर लास्ट ईयर ये, अच्छा लास्ट ईयर ये 49,15,200 लगा था लास्ट ईयर। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई थी कि करेंट ईयर द सेल्स हैव ट्रिपल्ड द लास्ट ईयर सेल। वेरी वेरी हिडन पॉइंट। पिछले साल 49,15,200 लगा था, और ये 1 रुपीज पर यूनिट लगता है, तो पिछले साल ये इतना लगा होगा। इस साल तो इंटू 3 करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स 3 गुना हो गई है। तो टोटल दोस्तों
49,15,200 इंटू 3 ये लगेगा, 5,76,000 आपका बॉटल रिटर्न वाले फैंस रिटर्न के ऊपर लगेगा, और साथ में वो 3 खर्चे भी लगेंगे जिसको मैं ये सर्कल किया हूं एक्टिविटी वाले। इन सब का सम करोगे ना जब आप, तो आपका 432 लैक्स आंसर आएगा। ये 432 लैक्स जो है ये सपोर्ट कॉस्ट है। दूसरा पार्ट इजी है कि ये सपोर्ट कॉस्ट सीओजीएस का कितना परसेंट है, तो सपोर्ट कॉस्ट अपॉन सीओजीएस करना पड़ेगा, और सपोर्ट कॉस्ट अपॉन सपोर्ट कॉस्ट तो 432 लाख है ही। अब आते हैं सीओजीएस कैसे निकालना है। सीओजीएस बेटा ये देखो, ये रहा दिया हुआ है 288 लैक्स, 720 लैक्स और 432 लैक्स। इन तीनों का सम करोगे ना, तो इन तीनों का सम आएगा 1440 लैक्स। तो 432 लैक्स अपॉन 1440 लैक्स 30% आंसर आएगा। तो ये आंसर ही सही है दोस्तों। सुपर क्वेश्चन। सपोर्ट कॉस्ट, पहली बात सिर्फ ये 3 एक्टिविटी नहीं है, ऊपर में जो 2 बॉटल्स सॉरी वही फैंस रिटर्न करने का खर्चा और जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने का खर्चा था ना, वो भी सपोर्ट कॉस्ट है। और उसमें सपोर्ट कॉस्ट वो वाला जो पहला वाला था वो गजब था बेटा, इंटू 3 करना है उसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला पार्ट पूछता है ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट है, ये कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। तीनों प्रोडक्ट का नाम लिखा है वही, फैन, डेकोर और फर्नीचर। व्हेन ऑल द सपोर्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस। जबरदस्त क्वेश्चन है। पहली बात तो हमको ऑपरेटिंग इनकम निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था कि सेल माइनस सीओजीएस माइनस सपोर्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड, ये जब तीनों माइनस करते हैं तब ऑपरेटिंग इनकम आता है। और फिर तीनों प्रोडक्ट का अपने को ये निकालना है, और फिर ऑपरेटिंग इनकम को सेल से डिवाइड करना है ताकि ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज पता चले। तो उसको, अच्छा एक और हिंट क्या दिया है कि सपोर्ट कॉस्ट आप कैसे निकालोगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकाले थे ना कि सपोर्ट कॉस्ट जो है वो 30% ऑफ सीओजीएस था। तो हर प्रोडक्ट का जो सीओजीएस होगा ना, उसी का 30%, हर प्रोडक्ट का जो सीओजीएस होगा ना, उसी का 30% उस प्रोडक्ट का सपोर्ट कॉस्ट होगा। तो इसका सीधा मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं आंसर से। ये देखिए दोस्तों, ये है आंसर। सबसे पहले अपने को तीनों प्रोडक्ट की रेवेन्यू लिखनी है। ये तीनों की प्रोडक्ट की रेवेन्यू दी हुई है क्वेश्चन में। तीनों प्रोडक्ट का सीओजीएस माइनस करना है, ठीक है। अब बचता है सपोर्ट कॉस्ट। सपोर्ट कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बताया मैं आपको, जो सीओजीएस होगी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की, उसी का 30% करेंगे ना, तो उस प्रोडक्ट का सपोर्ट कॉस्ट आ जाएगा। तो फैंसी फैन का सीओजीएस 288 लाख है, उसका 30% किया गया है, तो 86.4 लाख उसका सपोर्ट कॉस्ट आ जाएगा। इस प्रकार आप फिर सेल्स माइनस ये सब करोगे, ये दोनों का जो सम है ये टोटल कॉस्ट है, ये दोनों का जो सम है ये टोटल कॉस्ट है। फिर आप सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर रहे हो तो ऑपरेटिंग इनकम आ रहा है, और फिर ऑपरेटिंग इनकम को रेवेन्यू से डिवाइड कर रहे हो तो ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज। दिस इज पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पूछता है द कॉस्ट ड्राइवर रेट रिलेटिंग टू डिलीवरी, ऑर्डरिंग एंड शेल्फ स्टॉकिंग इज हाउ मच। बेटा ये तो अपन अभी निकाले थे, याद करो। ये 1920, 2400 और 480। सिर्फ यही तीनों का ही पूछा है, और कस्टमर सपोर्ट का तो 1 रुपीज़ है ना। तो 1920, 2400, 1920, 2400, फिर 480 और 1 रुपीज़। ये अपन पहले ही निकाल लिए थे, तो ये बहुत इजी पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आते हैं, ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन व्हेन ऑल सपोर्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसका भी मैं आपको आंसर से ही बता पाऊंगा। इजी है, कॉस्ट ड्राइवर रेट के बाद अपन स्टेटमेंट बना के सब कैलकुलेट करते थे। तो आइए मैं आंसर पे ले चलता हूँ आप।
ये है आंसर। पहले रिवेन्यू लिखेंगे, COGS लिखेंगे, ठीक है। अब ओवरहेड सपोर्ट कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है बेटा, एक एक ओवरहेड अलग अलग तरीके से बढ़ता है। तो पहला ओवरहेड अपन बात करते हैं, सपोज कार्टून वाला, तो 5,76,000 सिर्फ फैन बियर करेगा। दूसरा खर्चा था डिलीवरी कॉस्ट वाला, तो डिलीवरी कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट था या कॉस्ट ड्राइवर रेट था 1920 पर डिलीवरी। और अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसके ऊपर 600 डिलीवरीज थी, इसके ऊपर 4380 डिलीवरीज थी, इस पे 1320 डिलीवरीज थी। तो इतना इतना खर्चा इन्होंने बियर किया। ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर रेट था 2400 रुपीज पर परचेज ऑर्डर, तो 2400 के हिसाब से 720, 1680 और 720 डिलीवरीज के हिसाब से ये खर्चा आया। अगली एक्टिविटी का नाम था शेल्फ स्टॉकिंग। शेल्फ स्टॉकिंग पे कंपनी का 480 रुपीज पर आवर खर्चा था, तो 480 480 480 को रिस्पेक्टिव आवर्स से मल्टीप्लाई किया गया, 1080, 10,800 और 5400। अब बचता है कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट, वो 1 रुपीज पर यूनिट लगती है, 1 रुपीज पर यूनिट। और अब आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे ना, तो आपको क्वांटिटी सोल्ड भी दिया हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड, वॉल्यूम यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, वो 12,09,600 और ये फिगर से मल्टी, तो ये सारे इंडिविजुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे। इंडिविजुअल ओवरहेड्स को माइनस करने के बाद आपका ऑपरेटिंग इनकम ये वाला आएगा। तो लास्ट पार्ट पे चलते हैं, आइए। लास्ट पार्ट पूछता है व्हाट इज द ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज, व्हाट इज द ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज व्हेन ABC यूज्ड। तो ये बहुत इजी है, ऑपरेटिंग इनकम को सेल्स से बस डिवाइड करना है। तो इसको भी मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ आंसर से पाउच करा के। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे भी नहीं आने वाला। तो ऑपरेटिंग इनकम ये सब आई थी अभी अभी, 41,04,000, 6,04,800 और ये सब, इसी को रेवेन्यू से बस डिवाइड करना है, तो इतने परसेंटेज आपका ABC का केस स्टडी। ये दोस्तों लेबर का केस स्टडी पढ़ते हैं। मिस्टर ए, ये बहुत सिंपल है, MCQ है लेबर का। मिस्टर ए वर्क्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेयर ही इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हालसे प्लान बिसाइड्स नॉर्मल वेजेस। तो उसको नॉर्मल वेजेस, जिसको अपन बेसिक वेज बोलते हैं, उसके अलावा उसको बोनस मिलता है हालसे स्कीम के अनुसार। द रिलेवेंट डेटा इज गिवन बिलो। उसका आर्ली रेट है 100 रुपीज, टाइम अलाउड है 10 आवर्स, टाइम टेकन है 5 आवर्स, इसीलिए टाइम सेव्ड भी है 5 आवर्स। Mr. A believes that his bonus under Halsey scheme is getting reduced by 50%, thus intending to shift towards Rowan Premium Plan. भाइयों क्लास में हम एक कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर टाइम टेकन टाइम अलाउड का हाफ हो, एग्जैक्ट हाफ, तो जो बोनस होता है वो हालसे में भी और रोवन में भी सेम होता है, राइट। तो ये जो इसको लग रहा है ना कि मेरा बोनस कम हो जा रहा है हालसे में और वो रोवन में ज़्यादा आएगा, ये गलत लग रहा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ मिस्टर हालसे एज पर हालसे प्लान एंड रोवन प्लान। तो टोटल अर्निंग निकालने बैठेंगे ना तो 1 मिनट में निकलवा देता हूँ। बेसिक वेजेस आएगा टाइम टेकन इंटू आर्ली रेट, यानी 100 × 10 1000, और बोनस आएगा हालसे में टाइम सेव्ड 5 इंटू 1/2 इंटू आर्ली रेट, तो ये बेटा 250 रुपीज़ आएगा। टाइम टेकन इंटू आर्ली रेट, तो टाइम टेकन है 100, टाइम टेकन है 5, तो ये 500 रुपीज़ बेसिक वेजेस और 250 रुपये बोनस, टोटल 750 आएगा।
मैं गलती से टाइम अलाउड से मल्टीप्लाई कर दिया था बेसिक पेज में, वो नहीं करना चाहिए, टाइम टेकन से करेंगे। तो टोटल अर्निंग दोनों ऑप्शन में 750 आएगी और दोनों में बोनस भी सेम रहेगा, सी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से जर्नल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्नल एंट्री व्हेन मटेरियल इज डायरेक्टली इशूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल डायरेक्ट इशूड टू प्रोडक्शन। तो मैं आपको याद करा दूं, जब हम इशूड टू प्रोडक्शन करते हैं मटेरियल को तो WIP अकाउंट डेबिट होता है और मटेरियल खरीदने की एंट्री टू CLC होती है। अच्छा, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, WIP अकाउंट डेबिट टू SLC। ये मटेरियल डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है उसकी कॉस्ट। तो अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस, द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल ऑफ प्रोसेस टू, ये तो हमेशा होता ही है। द कॉस्ट इंकर्ड एट प्रोसेस टू इज एज फॉलोज। तो एक बार के लिए मैं रफ में प्रोसेस टू के कॉस्ट निकाल रहा हूँ। फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट 48,750 था, तो प्रोसेस टू के लिए इनपुट हो जाएगा 48,750, क्योंकि प्रोसेस टू ही हमारा फोकस पॉइंट है। उसकी कॉस्ट है 27,85,700। नया एडिशनल मटेरियल है 10 लाख का, लेबर है 2 लाख का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 5 लाख के, ठीक है। और प्रोसेस टू का नॉर्मल लॉस है 5%। तो 48,750 का 5% निकाला मैं, 2437.5 यूनिट्स, ये हुआ आपका नॉर्मल लॉस। इसकी स्क्रैप वैल्यू तो दी नहीं हुई है, राइट दोस्तों। और एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा 48,750 में से नॉर्मल लॉस हटा देंगे तो 46,312.5। देखो फिर से बता रहा हूँ, 48,750 इनपुट है प्रोसेस टू का, उसका नॉर्मल लॉस 5% है। 48,750 का 5%, 2437.5 नॉर्मल लॉस। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस करेंगे इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करके, तो 46,312.5 आएगा। जबकि प्रोसेस टू का आउटपुट कितना दिया है, एक्चुअल आउटपुट 47,000 दिया, तो एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा है, इसीलिए एबनॉर्मल गेन आएगा 687.5। एबनॉर्मल गेन आएगा 687.5 और एबनॉर्मल गेन अपन डेबिट करते हैं 687.5। अब आता है बेटा कि अपन को कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट पर यूनिट के लिए ये सभी कॉस्ट इंकर हुए इन सबको प्लस करना पड़ेगा, ये मतलब यही सारे को प्लस करना पड़ेगा। और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है नहीं, होती तो माइनस करते। और इन सब कॉस्ट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट है 46,312.5। तो एक बार करिए मेरे साथ, इन सब का सम कर रहा हूं। इन सब का सम आ रहा है 44,85,700 और इसको डिवाइड कर रहा हूं एक्सपेक्टेड आउटपुट से 46,312.5 से। कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 96.8572 और फिर एबनॉर्मल गेन यूनिट्स जो है ना वो मेरे आए थे 687.5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉस्ट पर यूनिट है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 687.5 से, तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 66,590 के आसपास। अब इन लोग का डेसिमल के कारण कुछ अलग आ रहा है, तो ये 66,626 के आसपास आंसर आएगा बेटा।
66,626, ये आंसर हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये देखने के लिए जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन, बट ये है पूरा का पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग। से समझना कि ये क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है, बस जो आउटपुट है ना वो दो टाइप के प्रोडक्ट है, बाकी तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझाऊं। Sterling Industries manages various manufacturing processes. इन प्रोसेस वन, ये देखिए प्रोसेस वन, यही हमारा फोकस एरिया रहेगा। Joint products P1 and P2 are produced in the ratio 6:4 in units from the raw material input. तो प्रोसेस वन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, P1 और P2। तो प्रोसेस वन को आपको इमेजिन करना है दोस्तों। सजेस्टेड आंसर साथ में कराता रहूंगा वाउच। A normal loss of 2% of raw material input is expected. तो याद रखना नॉर्मल लॉस का परसेंटेज 2%, और स्क्रैप वैल्यू है 12.5 रुपये पर केजी की स्क्रैप वैल्यू है 12.5। द कंपनी हैज नो WIP, तो ये एक ऐसा प्रोसेस अकाउंट होगा जिसमें WIP नहीं है, यानी EQP कंसेप्ट नहीं। द जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स यूजिंग फिजिकल मेजरमेंट बेसिस, जॉइंट कॉस्ट को फिजिकल मेजर बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस वन फॉर द लास्ट मंथ। अब ये डेटा देखो, ये प्रोसेस वन अकाउंट बनाने में काम आएगा पूरा। रॉ मटेरियल का इनपुट कॉस्ट दिया है 75,000 इनपुट था क्वांटिटी की, 476,250 कॉस्ट थी। डायरेक्ट लेबर 2,25,000 का लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 67,500 के लगे। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का ही 110% होगा। और एक चीज बता रहा है एब नॉर्मल गेन 1200 kg है। एक कंसेप्ट आपको छोटा सा बता रहा हूँ, एब नॉर्मल गेन 1250 kg का मतलब क्या कि जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट रहा होगा, जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट रहा होगा उससे हमको 1250 यूनिट ज़्यादा रिसीव, इसी को एबनॉर्मल। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में 1250 यूनिट और जोड़ दोगे ना तो आपका एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। दैट्स द कंसेप्ट। और अभी आपको दिख रहा है कि 75,000 यूनिट्स इनपुट था, उसमें 2% का नॉर्मल लॉस था। तो 75,000 माइनस 2% कीजिए कैलकुलेटर में, ये 1500 माइनस हो जाएगा, और 73,500 का आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट था। एक्सपेक्टेड आउटपुट इसी में 1250 और जोड़ देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल आउटपुट जो आएगा वो 74,750। दैट्स द मेन कैलकुलेशन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इट्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस एंड वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन एंड जॉइंट प्रोडक्ट P1 एंड P2। बाप रे, क्या क्या पूछ लिया। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी और वैल्यू पूछ रहा है, एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी और वैल्यू पूछ रहा है, और P1 P2 कितना निकला उसकी क्वांटिटी और वैल्यू पूछा। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू पूछा है। ये प्रोसेस अकाउंट बन के ही पता चल सकती है एक्चुअली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख। ये जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। अब मैं भाई उसका आपको प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा और सजेस्टेड आंसर से ही दिखा रहा हूँ। टाइम कम है दोस्तों आपके पास भी, मैं जानता हूँ, तभी मैं बना के नहीं दिखा रहा, काउचिंग से करवा रहा हूँ। ये है आंसर दोस्तों, पहुंचिए। पहले प्रोसेस वन अकाउंट बनाए, रॉ मटेरियल का कॉस्ट 75,000 यूनिट, 476,250 डाले, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट डाले 225 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस डाले 67,500 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, वो आपको डायरेक्ट लेबर का 10%, 110% बोला गया था, तो वो भी आ गया 247,500। ये डेबिट सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद नॉर्मल लॉस माइनस करते,
तो 75,000 का 2% होता है 1500, उसको स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई किए, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 12.5 रुपये, तो 12.5 रुपये से मल्टीप्लाई करने से 18,750। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है 1500 और वो 12.5 के हिसाब से वैल्यू होगा तो 18,750। अब हम लोग अपना वर्किंग नोट बनाते हैं, याद करो। एक चीज मैं आपको बता दिया था, एबनॉर्मल गेन है और आउटपुट है। तो आउटपुट 74750 आया था थोड़ी देर पहले, याद करो आप उसको 6:4 में, तो 6/10 P1 आया होगा और 4/10 P2 आया होगा बेटा। तो 74750 इंटू 6/10 4485 P1 आया, और बाकी 29,900 44,850 रादर, ये आपका P2 आया। ये दोनों के आउटपुट, ये आउटपुट है और एब नॉर्मल गेन 1250 यूनिट। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऐसे निकालते हैं बेटा, देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे खर्चों को पहले प्लस करेंगे और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे। देखिए, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, इसको डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट से। तो मेरे दोस्तों, जो टोटल कॉस्ट है ना, 476,250, 2,25,000, 67,500, 247,500 और 18,750 से आपकी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, और एक्सपेक्टेड आउटपुट था 75,000 माइनस 2%, दैट इज 73,500, इसीलिए उससे डिवाइड किया। तो इससे कॉस्ट पर यूनिट आएगा, और कॉस्ट पर यूनिट को एब नॉर्मल गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एब नॉर्मल गेन यूनिट्स की कॉस्ट आएगी, और 44,850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 की कॉस्ट आएगी, और 29,900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 की कॉस्ट आएगी, जो कि इतनी इतनी होगी। करके देख लेंगे, एक कंसेप्ट के साथ में आंसर बताया आपको, ये P1 की कॉस्ट और ये एबनॉर्मल। तो दिस इज अ प्रोसेस कॉस्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का है, बहुत इजी है ये हम लोग मल्टी प्रोडक्ट फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट निकालते थे ना, जो उसके ऊपर है। तो फॉर्मूला याद कीजिए आप, अगर क्वांटिटी में निकालना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ता। ओवरऑल को यहाँ पे कंपोजिट वर्ड बोला गया, और अगर आपको वैल्यू भी निकालना है तो ओवरऑल पीवी रेशियो से डिवाइड, याद कीजिए। अब आइए क्वेश्चन पढ़िएगा। PR Limited sells two types of pen, ball pen and gel pen. Currently, company is expected to sell 6,000 units of ball pen and 3,600 units of gel pen. Other information is forecasted as below. तो दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, दोनों प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट, दोनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है, और कंपोजिट फिक्स कॉस्ट 3,30,000 हमको निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंपोजिट ब्रेक इवन बैच एंड इंडिविजुअल ब्रेक इवन ऑफ द पेन्स इन यूनिट्स। ये बैच का मतलब है टोटल में। तो मेरे दोस्तों, 1 मिनट में पहले ये वाला ओवर मतलब क्वांटिटी वाला निकाल रहा हूँ मैं, उसके लिए अपने को एक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए पहले। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? दोनों प्रोडक्ट में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाएंगे पहले वो देखना है। तो बॉल पेन में 60 रुपीज़ पर यूनिट कमाएंगे, 6,000 यूनिट्स पर, और जेल पेन में 40 रुपीज़ पर यूनिट कमाएंगे, और क्वांटिटी रहेगी 3,600 पेन्स। तो ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न, और दोनों की सेल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो 6,000 प्लस 3,600 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों। इसका आंसर आपका 420 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। तो ये आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अब आप 3,36,000 के फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, यानी कंपोजिट सीपीयू से 420 से। तो 3,36,000 अपॉन 420, ये 800 आंसर आएगा। तो ये 800 यूनिट जो है ना, ये पूरा का पूरा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट है, 800 यूनिट्स।
और अब हम लोग अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में जाएं, दोस्तों एक हल्का सा, ये जो मैं फॉर्मूला लगवाया था आपसे, का आंसर 420 नहीं आएगा, आंसर 52.5 आएगा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। तो ये 52.5 से जब आप डिवाइड करोगे ना, तो इसका आंसर 3,36,000 अपॉन 52.5, 6,400 यूनिट्स आंसर, 6,400 यूनिट, यानी दोनों यूनिट्स के प्रोडक्ट मिलाकर 6,400 यूनिट्स। अब अपने को अगर इंडिविजुअली देखना है कि इसमें जेल पेन और बॉल पेन का क्या कंट्रीब्यूशन, तो बॉल पेन का हमने 6,000 और 3,600 कंसिडर किया था, तो 6,000 अपॉन 9,600 का योगदान होगा और 3,600 अपॉन 9,600 इसका योगदान होगा। पहले वाले का 4,000 आएगा, का 2,400। तो ये आंसर होना चाहिए कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का बॉल पेन का 4,000 और इसका 2,400 आया आंसर। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो कंपोजिट हमारा आंसर आया था 6,400 यूनिट्स कंपोजिट, तो 6,400 यूनिट्स जो आंसर है वो एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है, 6,400 बैच वर्ड लिखा है, 6,400 यूनिट है, जबकि अगर ये यूनिट लिखा होता ना तो ये आंसर सही होता। ठीक है, तो 6,400 एक ना क्वेश्चन के आंसर में पढ़ोगे तो एक डेटा मिस कर दिया इन्होंने। इन्होंने बोला है कि एक बैच में 5:3 के रेशियो में ये बनते हैं प्रोडक्ट। तो एक बैच में 5 बॉल पेन और 3 जेल पेन बनती है, यानी 8 यूनिट्स बनते हैं एक बैच में। तो ये जो 6,400 यूनिट्स है ना आंसर, ये बिल्कुल सही है। और 6,400 यूनिट में एक बैच 8 यूनिट्स की होती है। तो अगर हमको इसको बैच में कन्वर्ट करना पड़ा तो 6,400 अपॉन 8, 800 बैच आंसर आए। का मतलब कंपनी को 800 बैच कंपोजिट लेवल पे बनानी चाहिए। तो ये 800 बैच करेक्ट आंसर है। और यूनिट्स में जेल पेन और बॉल पेन का 4,024, थोड़ा ट्रिक कर दिया इंस्टीट्यूट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसी। दोस्तों अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो हमारी ना बुक के जैसे ही क्वेश्चन है। एम्प्लॉय कॉस्ट का जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, एम्प्लॉय कॉस्ट का ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमारी बुक में कवर्ड है, सेम एज क्वेश्चन 46 ऑफ बुक। एक मिनट आपको बुक में दिखा देता हूँ। बुक में ऐसे दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये रही हमारी बुक। इसमें जो ये क्वेश्चन मैं कराया था आपको, दो वर्कर्स थे ए और बी। मैं आपको ऐसे मेरा और अभिषेक सर का एग्जाम्पल लेके बताता था। ये सारी दोनों की पे पैकेजेस दी हुई है और बेचारा जो ए है वो 10 आवर्स ओवर टाइम किया है और वो पूरा ओवर टाइम उसने जॉब वाई पे किया है। यही बनावट जो क्वेश्चन की है, यही क्वेश्चन देखिए आप इधर रखा है। पी और क्यू नाम के दो वर्कर्स हैं, वैसे ही पूरी दोनों की पे पैकेज दी हुई है। ओवर टाइम 8 घंटा पी ने किया है और उसने जॉब एस में किया है ओवर टाइम। सेम टू सेम क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन बोल दो, या फिर हमारी बुक का एक और क्वेश्चन है, ये 46 के साथ साथ एक और क्वेश्चन है 48। एक्चुअली ये 48 के एकदम सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपनी कॉपी से रेफर करने बोलूँगा। दो क्वेश्चन हमारी बुक में ऑलरेडी है। ऐसे ही दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन आपको सीएलसी चैप्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का दिखा रहा हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हम बनाए। ये एमी लिमिटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज़ करती है। ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं एसएलसी का, डब्ल्यूआईपी और एफजी का। एक दो पॉइंट ही बस मैं आपको बताऊंगा, उससे आप पहचान जाना। मटेरियल परचेज की डिटेल दी है, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन की डिटेल दी हुई है, टोटल वेजेस पेड की डिटेल दी हुई है, डायरेक्ट वेजेस की भी डिटेल दी हुई है।
ये पेमेंट फॉर नॉन प्रोडक्टिव टाइम 1/5 है, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड, सेल्स दिया है, COGS दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स दिया है। एक ये वाला आइटम देखिए, आप इसको देख के कुछ पहचानिए, फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ पीरियड, मतलब WIP का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स है, ये भी दे दिया है। ये होता है कि WIP अकाउंट में जो FG में ट्रांसफर हुआ, ये फिगर है, ये भी आ गया। और जो क्लोजिंग बैलेंस है WIP का, वो भी दे दिया। याद कीजिए, हमारी बुक का ना 12 नंबर क्वेश्चन होता है। मैं उसमें आपको स्पेशली बोला था कि अगर किसी क्वेश्चन में WIP का दोनों फिगर दे दे और आपका क्रेडिट ज़्यादा हो, डेबिट कम हो, तो आपको यहाँ पे WIP में एबनॉर्मल गेन फेस करना पड़े। ये वही क्वेश्चन, तो अपनी शीट का क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। वो बनाने के साथ साथ इसको बनाओगे ना, तो आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा। शीट का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये रहा बेटा, ये क्वेश्चन की बात कर रहा था। ये फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP वाला, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारी शीट का। जब ये क्वेश्चन के साथ साथ उसको बनाओगे ना, तो वो बन जाएगा। एकदम सेम नहीं है, काफ़ी मिलता जुलता है, तो चैलेंज पर इजी है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी सॉल्व करा दूँ, बट अभी प्राइमर